मेरे ग्रैंडपा ने कहा था, कभी भी अपने अंदर के डीमन को बाहर मत निकलने देना, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे अंदर का डीमन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो उसके बाद तुम कभी इंसान नहीं कहला पाओगे और जो जिंदगी अच्छाई के साथ भी गुजारी जा सकती है, बुरा होना जरूरी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों के गले काट रहे हैं, जैसे जैसे मुझे यहाँ पर ब्लड दिखाई दे रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ग्रैंडपा ने कहा था कि डीमन को अंदर ही रखना, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने यहाँ पर मुझे कहा था कि भलाई के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है, अब वो ही नहीं रहा, तो फिर भलाई का क्या फ़ायदा। तो ये तो था थोड़ा सा प्रोलॉग। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो हमारे हीरो का नाम होता है जियोंग, जो कि एक माउंटेन के ऊपर अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है और यही उसकी इकलौती फैमिली होती है। तो वो कुछ जड़ी बूटियां काटने के लिए गया होता है, वहां पर से जड़ी बूटियां लेकर अपने ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है, देखो ग्रैंडपा मैं क्या लेकर आया हूँ, स्पिरिट कनेक्शन हब, जो कि पिछले कई दिनों से हम लोग ढूंढ रहे थे। तो वो उसे कहता है, तो फाइनली तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो जियोंग उनसे कहता है कि ग्रैंडपा, आपने मुझे कहा था कि मुझे माउंटेन के ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए, वहां पर से ये मुझे मिलेगा, और मुझे वाकई में वहां पर से जड़ी बूटी मिल गई। तो उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ, जो काफी ज्यादा बड़ी भी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि इसके हमें कम से कम 5 नियांग तो मिल ही जाएंगे। वो जड़ी बूटियां बेचकर गुजारा करते हैं। तो जियोंग उनसे कहता है कि ग्रैंडपा, जहां पर से मुझे जड़ी बूटी मिली वहां पर से मुझे एक फॉक्स का डैन मिला था, यानी वहां पर एक फॉक्स की बिल थी और वहां पर उसके बच्चे भी थे। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तो क्या तुमने वहां पर उसके बच्चों को मार दिया। तो वो कहता है, नहीं ग्रैंडपा, मैं यहाँ पर उसके बच्चों को कैसे मार सकता हूँ, आपने तो मुझे कहा था ना कि कभी भी किसी को मारना नहीं, बिला वजह तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उस बच्चों को मार देता तो उनकी मॉम वापस आने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती, और मैं यहाँ पर किसी को उदास कैसे कर सकता हूँ, आप ही ने तो कहा था कभी किसी को उदास मत करना। ग्रैंडपा उसे कहता है कि जियोंग बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर उन बच्चों को नहीं मारा, चलो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि बेटा जियोंग, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो कि कभी किसी को हर्ट मत करना, तुम्हारे अंदर का जो डीमन है उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि एक बार डीमन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो उसके बाद तुम यहाँ पर अपना इनर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जियोंग उनकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रहा था, क्योंकि जियोंग को अभी तक अपने इनर डीमन के बारे में पता नहीं होता। फिर एक दिन वो जड़ी बूटियां काट कर जब वापस आता है, वापस आने के बाद देखता है तो उसके ग्रैंडपा की कटी हुई डेड बॉडी सामने पड़ी होती है। उसके ग्रैंडपा को किसी ने शायद के साथ पेट से हिस्सा, यानी ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया होता है। तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो गया। लेकिन असल में उसकी इनर सेल्फ जो है वो एक ट्रू डीमन है, इसी वजह से वो वहां पर आंसू भी नहीं बहा पाता। वो बिल्कुल अपने ग्रैंडपा को देखने के बाद शांत होता है, उसका एक आंसू भी नहीं टपकता। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन में क्या किया जाता है, मेरे ग्रैंडपा मेरी इकलौती फैमिली थे, लेकिन मैं यहाँ पर रो भी नहीं पा रहा। लेकिन वहां पर खड़े होकर वो कहता है कि ग्रैंडपा, आपने कहा था कि अपने इनर डीमन को कंट्रोल करना और कभी यहाँ पर उसे अपने पर हावी मत होने देना, लेकिन लगता नहीं है कि ये दुनिया यहाँ पर मुझे उसे ऐसा करने देगी। और इसी के साथ ही वो डेविली स्माइल देता है और कहता है कि ग्रैंडपा, आपका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, मैं उसको ढूंढूंगा और उसके बाद उस बंदे को इसी तरह मारूंगा जिस तरह उसने आपको मारा है। इसके साथ ही वो वहां पर पड़े हुए उसी शायद को उठा लेता है, उसे लेकर गांव की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन जो होता है जोंगजेंग काउंटी का दिखाया जाता है कि जहां पर शहर के बीचों बीच गली के अंदर से कुछ कार्ड्स को लेकर गुजरा जा रहा होता है, जहां पर सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर 2 कार्ड्स को लेकर जा रहे होते हैं। उन कार्ड्स के अंदर कैदी होते हैं, एक कार्ड के अंदर कुछ ज्यादा कैदी होते हैं, यानी काफी सारे बुढ़े लोग होते हैं, और एक कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा हीरो अकेला होता है। और सभी जो शहर के लोग होते हैं वो आसपास खड़े होते हैं और उनको डिस्पाइस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग जब बैंडेड्स होते हैं, मर्डरर होते हैं या फिर रेपिस्ट होते हैं। इसी वजह से वो सभी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं इन सभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन सभी माउंटेन बैंडेड्स को इसी तरह मार देना चाहिए, इनको जाते ही वहां पर फांसी के ऊपर लटका देना चाहिए। जबकि इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर काफी शोर मचा रहे होते हैं। इसी के साथ ही ऊपर का सीन दिखाता है कि एक रेस्टोरेंट की सेकंड बिल्डिंग के ऊपर एक सोल्जर बैठा होता है जिसका नाम गार्ड कैम होता है। तो गार्ड कैम एक बंदे के पास बैठा होता है जो कि शायद जेल का मैनेजर होता है। तो वो उसके पास बैठा होता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। और साथ उसकी नजर वहां पर लड़के के ऊपर पड़ती है, यानी कि हमारे जियोंग के ऊपर पड़ती है, जो कि अकेला कार के अंदर बैठा होता है। तो वो कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही यंग है और मुझे लगता है कि इसकी एज जो है वो हमारे यंग मास्टर की एज के बराबर ही होगी। तो उसके सामने जो मैनेजर होता है उसे कहता है कि हाँ, आप यहाँ पर इस लड़के को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन जहाँ पर बाकी जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं उन सभी में से ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है कि इसी वजह से उसे अकेली कार के अंदर बिठाया गया है, जबकि बाकी के सभी लोगों को वहां पर मल्टीपल बिठाया गया है। तो मैनेजर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए तो नॉर्मल सी बात होगी कि तुमने यहाँ पर एक लड़के को देखा जो कि यहाँ पर अकेला बिठाया गया और क्रिमिनल है, लेकिन अगर तुम इस बारे में सुनोगे कि उसने
कितने लोगों की जान ली है तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। सभी लोग यहाँ पर उसे किलिंग साइड डीमन के नाम से पुकार रहे हैं क्योंकि उसने एक साइड की मदद से गांव के बहुत सारे लोगों को मार डाला। और कैम उसे कहता है कि छोड़ो इस बात को, मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करने के लिए आया हूँ, मेरी बात के ऊपर ध्यान दो। तो मैनेजर उसे कहता है तो बताओ ना गार्ड कैम, तुम्हें यहाँ पर इस बार मुझसे क्या रिक्वेस्ट करनी है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी की जरूरत है, मुझे एक क्रिमिनल की जरूरत है जो कि डेथ रो के ऊपर हो, यानी जिसे बहुत ही जल्दी सजाए मौत दी जाने वाली हो। मुझे एक ऐसा क्रिमिनल चाहिए जो कि हमारे यंग मास्टर की एज का ही हो। इसके साथ ही गार्ड कैम को वहां पर बाहर से पत्थर टकराने की आवाज आती है। वहां पर भीड़ में खड़ा हुआ कोई बंदा जो होता है वो जियोंग के सर में पत्थर दे मारता है। तो जियोंग को पत्थर लगता है लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल शांत होता है, वो बिल्कुल भी चिल्लाता भी नहीं और ना ही वहां पर शोर मचाता है। तो ये देखने के बाद गार्ड कैम कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा जो होता है वो उसके यंग मास्टर के साथ बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता होता है, दोनों की शक्लें सेम होती हैं। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरा बंदा मिल गया है जो मुझे चाहिए था। और इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वहां पर ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना स्टार्ट करता है, जबकि मैनेजर उसे कहता है कि यार तुम यहाँ पर मुझसे बताओ तो सही, अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारी बात सुनी नहीं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारा बंदा मिल भी गया है। तो गार्ड कैम जो होते हैं वहां पर से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ जाते हैं और कार के पास से गुजर कर जाते हैं। वो कार के पास से गुजर कर जा रहे होते हैं और साथ ही हमारे जियोंग की तरफ देखकर आगे चले जाते हैं। और हमारा जियोंग जिसे अब यहाँ पर सजाए मौत दी गई है उसे यहाँ पर कल सुबह फांसी दे दी जाएगी और वो जेल की तरफ से लेकर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोल्डन जेल का दिखाया जाता है, जहां पर गोल्डन जेल हाल के अंदर प्रिजन होती है और वहां पर उसे बंद किया गया होता है और बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं और अंदर उसके हाथों के ऊपर वहां पर चेन्स बांधी गई होती हैं। तो वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, लेकिन वो कमीना जो भी था उस कमीने ने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मुझे कैसे हरा दिया। तो यहाँ पर उसका मुकाबला एक कल्टीवेटर के साथ हुआ था, एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ हुआ था जिसने उसे पकड़कर उसकी बॉडी के अंदर तलवार दंसा दी थी। एक कल्टीवेटर का वो एक बैक फ्लैश सीन दिखाता है जहां पर उसने उसे गले से पकड़ रखा था और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, तो मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा एक कीड़ा जिसके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल भी नहीं है वो हमारा पीछा कर रहा था। और इसी के साथ ही दिखाता है कि उसके चेहरे के ऊपर स्कार्स भी होते हैं। तो हमारा जियोंग जो होता है उसके चेहरे को अच्छे से याद कर लेता है, तो उसे लगता है कि शायद यही वो बंदा है जिसने उसके ग्रैंडपा को मारा होगा। जियोंग कहता है कि फाइनली मुझे वहां पर वो बंदा मिल गया था जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा और मैं वहां पर अपना बदला लेने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ कर पाता उस बंदे ने यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से मुझे मेरी बॉडी के अंदर तलवार दंसाकर मुझे सबड्यू कर दिया। उसने वहां पर कुछ कहा था कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मार्शल आर्ट्स नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स क्या होती है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मार्शल आर्ट्स होने से हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं? अगर मेरे पास यहाँ पर मार्शल आर्ट्स होती तो क्या मैं उस बंदे को मार सकता था और अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला ले सकता था? काश मुझे यहाँ पर जिंदगी में एक दूसरा मौका मिल जाए। अगर मुझे यहाँ पर जिंदगी में दूसरा मौका मिला तो मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा ताकि मैं भी यहाँ पर उसकी तरह स्ट्रांग बन सकूं और अगली बार जब वो मुझे मिलेगा मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन साथ ही जियोंग कहता है कि मुझे सेकंड चांस कैसे मिल सकता है? मुझे सेकंड चांस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो सुबह यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। और साथ ही उसे वहां पर धुआं महसूस होता है, तो वो कहता है कि अचानक से धुआं कहां पर से आ रहा है। और इसी के साथ ही वो उसकी स्मेल को सूंघना स्टार्ट करता है क्योंकि सारी जिंदगी वो अपने ग्रैंडपा के साथ जड़ी बूटियां उखाड़ता रहा है, तो उसे यहाँ पर इनकी जड़ी बूटियों की स्मेल अच्छी तरह से पता होती है। तो वो कहता है कि इस तरह की जड़ी बूटियां तो एक स्पेशल पॉइजन बनाने के लिए यूज की जाती है, एक पॉइजनस स्मोक जो कि यहाँ पर बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इतनी सारी जड़ी बूटियां और इंग्रेडिएंट्स खाने के बाद अब उसके ऊपर इन सभी चीजों का असर नहीं होता। तो वो कहता है लगता है कोई तो है जो यहाँ पर इन सभी गार्ड्स को बेहोश करना चाहता है और मुझे भी। और इसी के साथ ही वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि गार्ड्स वहां पर बेहोश हो चुके होते हैं। गार्ड्स के सो जाने के बाद हमारा जियोंग जो होता है वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है, गार्ड कैम वहां पर अंदर आता है। अंदर आने के बाद उसके सामने आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर जैसे उसे वहां पर से उठाने लगता है उसकी चेन्स भी खोल देता है। तो जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं और वो जाग जाता है। गार्ड कैम भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या तुम अभी तक बेहोश नहीं हुए? और इसी के साथ ही हमारा जियोंग उसके ऊपर अटैक कर देता है ताकि वहां पर से भाग कर जा सके। वो उसे धक्का देकर बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागने की कोशिश करता है। जियोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा वो दूसरा मौका है। अब मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर से निकल कर जाऊंगा, जाकर मार्शल आर्ट सीखूंगा और उसके बाद मैं जाकर उस कातिल को ढूंढूंगा और अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला लूंगा। क्या हमारा जियोंग यहाँ पर से निकल कर जा पाएगा या फिर यहाँ पर कुछ और होने वाला है? और जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको वो सीन बहुत ज्यादा मजे का लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स मैंने इस वीडियो के ऑफ कर दिए हैं कि ये वाली सीरीज जो है सोलो लेवलिंग के स्टूडियो यानी कि रेडी स्टूडियो वालों ने बनाई है और मेरा एक पहला चैनल पिकफ्लिक्स जो था वो रेडी स्टूडियो की स्ट्राइक्स की वजह से ही उड़ा था। मैं यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, तो आप लोग लाइक करके ही काम चला लें। थैंक यू।